Welcome to the channel Critical Thing. Today our topic of discussion will be study of malaria, a disease of chill and fever. Basically malaria को हिस्ट्री में disease of chills and fever कहा गया है. So लास्ट टॉपिक में जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बायोलॉजिकल मेथड था. तो इसी तरह अब एक प्रॉब्लम आया हिस्ट्री में कि मलेरिया क्या है, फिर उसको किस तरह सॉर्ट आउट किया गया. क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था जिसका किसी को पता नहीं है, इसी तरीके से जिस तरह फर्स्ट टाइम मलेरिया आया तो किसी को नहीं पता था कि ये क्या है. तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था. तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमने बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट किया और फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया. तो वो स्टडी ऑफ मलेरिया हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान. अभी भी पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ में मलेरिया बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है. लेकिन ये है कि अभी इसका ट्रीटमेंट एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री में जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी ये बीमारी, अब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem concerning the cause and transmission of malaria. यानी हम इसमें एक तो हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टडी करेंगे और फिर किस तरीके से इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की काज एंड ट्रांसमिशन, एक ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था मलेरिया, और फिर किस तरीके से ये मलेरिया ट्रांसफ़र हो रहा था और इसकी वजूहात क्या थी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. इन एंशिएंट टाइम्स मोर देन 2000 years ago physicians were familiar with malaria. They described it as a disease of chills and fever with recurring attack. तो ये उस वक्त जब ये स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसको डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर कहते थे, यानी सर्दी वाला बुखार विद रिकरिंग अटैक्स. क्योंकि ये पीरियोडिक होता है, कभी फीवर कम हो जाता है, कभी फीवर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको रिकरिंग अटैक्स कहते थे. दे आल्सो ऑब्जर्व डेट द डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग पीपल लिव इन लो मार्शी एरियाज. दिस इज नोन एज मार्शी एरियाज, यानी वो इलाका जहाँ पे पानी खड़ा रहता है या वो ज़मीन या वो एरिया जहाँ पे पानी खड़ा रह के तो वहाँ पे ग्रीन अलजी फंजी वगैरह ग्रो कर जाते हैं. तो इस तरह के जो एरियाज़ थे ये स्पेशली लोअर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है. तो इस तरह के एरियाज़ को मार्शी एरियाज़ कहते थे. तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो बीमारी है, अभी तक नाम नहीं था, चिल्स एंड फीवर की बीमारी थी बस. तो उस वक्त इन्होंने कहा कि ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जा रही है जो कि मार्शी एरियाज़ के करीब रहते हैं. तो नेक्स्ट अब हिस्ट्री ऑफ मलेरिया. इट वाज थॉट दैट द stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air people got malaria. अब उस वक्त के लोगों का ख्याल क्या था कि क्योंकि मार्शी एरियाज़ का जो पानी है वो गंदा होता है, तो इनका ये ख्याल था कि मार्शी एरियाज़ का जो पानी है शायद उसमें कोई ऐसा पॉइज़न है जो कि हवा में शामिल हो जाता है, और वो लोग जो उसके आसपास रहते हैं, मार्शी एरियाज़ के आसपास रहते हैं, तो वो जब सांस लेते हैं तो वो हवा के ज़रिए उनके खून में या उनके ब्लड में या उनकी बॉडी में शामिल हो जाता है और देन जो लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं. तो ये उस वक्त की ऑब्जर्वेशंस थी. दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज द इटालियन वर्ड माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर. तो उस वक्त फिर इन्होंने इस बीमारी का नाम क्या रखा, मलेरिया. माला मीन्स बेड, एरिया मीन्स एयर, तो कि बुरी एयर है जिसको हम इनहेल करने से बीमार हो रहे हैं. ये उस वक्त का बिलीव था जो कि बाद में गलत हो गया. For further clarification of the observation, some volunteers drank the stagnant water from the marshes. They didn't develop the malaria. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने का एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस मेथड को बाईपास किया गया. यानी उन्होंने एक हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन क्या की थी कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ के करीब रहते हैं वो बीमार होते हैं. हाइपोथेसिस क्या बनाया कि बेड एयर की वजह से, यानी वो उसके पास जो हवा है वो उसमें पॉइजन है और वो ब्रीथ करने से, इनहेल करने से बीमार हो रहे हैं. तो अब वॉलंटियर कुछ लोगों ने, क्योंकि ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, तो कुछ वॉलंटियर्स थे जान की परवाह किए बगैर उन्होंने क्या किया कि हम ये जो पानी है ये पी लेते हैं, ताकि ये बात क्लैरिफाई हो जाए
कि जो हमारी हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर है या नहीं है। क्योंकि अगर वाटर के अंदर पॉइजन होगा तो ऑफ कोर्स वो लोग भी बीमार होंगे। लेकिन क्या हुआ, दे डिडंट डेवलप मलेरिया, उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इट्स मीन कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन गलत हो गई कि पानी के अंदर कुछ पॉइजन है। इट्स मीन के काज कोई और थी, इस मलेरिया की काज कोई और थी। तो ये नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसको अब हमने सॉर्ट आउट करना है। इन 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, मेनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वाज सेंट बैक टू द यूरोप टू बी यूज्ड एज द मेडिसिन। तो जब 17th सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ तो उस वक्त वहाँ पे क्योंकि जंगलात थे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दरख्त और पौधे मेडिसिन के यूज़ के लिए यूरोप में लेके आने लगे। द बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज क्वीना क्वीना वाज वेरी सुटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर। तो उस वक्त जो क्यूना क्यूना एक दरख्त था, उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको सूटेबल समझा जाता था इस तरह के फीवर को, यानी मलेरिया का जो फीवर होता है उसको क्योर करने के लिए इसको सूटेबल समझा जाता था। इट वॉज सो बेनिफिशियल डेट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स began to substitute the bark of another tree, Cinchona, with the closely resembled Quina quina। अब हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब न्यू ये मलेरिया डिस्कवर हुआ था तो इसने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की डेथ कॉज करवाई थी। तो इसको फिर जब हमें पता चला कि क्वीना क्वीना सूटेबल है फीवर के लिए तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने लगी, तो डिमांड ज़्यादा हो गई जबकि हमारे पास सप्लाई कम थी। क्वीना क्वीना बार्क की सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ ताजिर, अब ये हिस्ट्री में एक स्कैम हुआ था कि कुछ ताजरों ने क्या किया कि अब उन्होंने देखा कि भाई क्वीना क्वीना की जो छाल है वो कम हो गई है, तो उसी के मिलती जुलती सिनकोना जो ट्री था उसकी भी बार्क उसी तरह की थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक्सचेंज कर दिया कि क्वीना क्वीना तो है नहीं, चलो सिनकोना भिजवा देते हैं। तो अब हुआ क्या, दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। तो ये जो डिसऑनेस्टी थी, ये धोखाधड़ी थी, ये वैल्यूएबल फाइंड आउट हुई मैनकाइंड के लिए। क्योंकि जो सिनकोना की बार्क थी वो ज़्यादा एक्सीलेंट थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो वो जो बार्क थी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस फीवर को क्योर कर रही थी, यानी हमें क्योर मिल गया था। वी नो द रीज़न सिनकोना बार्क कंटेन द क्यूनाइन डेट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज। अब हमें ये बात पता चल चुकी है आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स के सिनकोना की जो बार्क थी, छाल थी, उसके अंदर एक केमिकल होता है क्यूनाइन, वो बेसिकली इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग द डिजीज ऑफ मलेरिया। अब हमें तकरीबन ट्रीटमेंट मिल चुका था लेकिन हमें अभी तक काज नहीं पता थी। तो काज ऑफ मलेरिया क्या थी? एट दैट टाइम फिजिशियन ट्रीटेड द मलेरिया विद सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज। तो उस वक्त काज हमें नहीं पता थी लेकिन हम ट्रीट कर रहे थे। 200 ईयर लेटर, तो 200 साल बाद, इट वाज फाउंड दैट सम डिजीजेस आर काज्ड बाय टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो 200 साल बाद ये फाइंड आउट हुआ कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म से काज होती हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर चुके थे, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजी वगैरह। तो इनका ये ख्याल था कि शायद ये बीमारी भी उन्हीं में से किसी एक टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। तो आफ्टर दिस डिस्कवरी इट इज आल्सो बिकम द बिलीव दैट द मलेरिया टू माइट बी काज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दरियाफ्त हुई तो उसके बाद ये भी ख्याल किया जाने लगा कि मलेरिया भी शायद किसी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। इन 1878 a French army physician Lavrin began to search for the cause of मलेरिया। 1878 में जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवरन, उसने क्या किया, उसने काज ऑफ मलेरिया पे काम करना स्टार्ट कर दिया और ये है वो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, काज क्या है। तो ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो चुकी थी इसीलिए हमें पता चल रहा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि आम आंख से नहीं देखे जा सकते, उनको अंडर माइक्रोस्कोप ही देखा जा सकता है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप ही क्या किया कि मलेरियल पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया हो चुका है, उनके ब्लड सैंपल लिए और उनके ब्लड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया कि
क्या इनके अंदर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ही नोटिस द स्मॉल टिनी लिविंग क्रिएचर्स, इस तरह के, ये तो नॉर्मल जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये तो रेड ब्लड सेल्स हैं, बट ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली प्लाज्मोडियम है। तो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो मलेरिया की काज बन रहे थे। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट, लेकिन उस वक्त अदर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी का बिलीव नहीं किया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। 2 years later another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient। तो 2 साल बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जब एक प्रॉब्लम आता है तो फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट मिल के उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अनदर फिजिशियन ने भी क्या किया कि उसको ऑब्जर्व किया कि क्या वाकई कोई ऐसी बात है या नहीं। तो उन्होंने भी उसी तरह के टिनी लिविंग क्रिएचर्स को मलेरियल पेशेंट के अंदर देखा। 3 years आफ्टर द सेकंड डिस्कवरी द सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम। तो तीसरे साइंटिस्ट ने उसे तीसरी दफ़ा जब देखा तो ये बात कंफर्म कर दी गई कि भाई हाँ, देयर इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु इज काजिंग द डिजीज ऑफ मलेरिया। The organism was given a name of Plasmodium। तो इस टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या नेम दे दिया गया? प्लाज्मोडियम। तो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। इसके बाद नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट स्टेप यह था कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century many different causes of malaria were begin suggested। तो 19th century के एंड पे बहुत सारी डिफरेंट काजेज जो है ना सजेस्ट की गई कि ये काज हो सकती है, ये काज हो सकती है। तो उसके बाद उन्होंने बैठ के फिर उसको एक फार्मूलेट किया, यानी ऑब्जर्वेशन को फार्मूलेट किया। तो उन्होंने क्या किया कि मलेरिया 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी जो उस वक्त फार्मूलेट की गई। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, यानी इस बात की कंफर्मेशन है कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनाइन इफेक्टिव ड्रग है किसके लिए? ट्रीटिंग मलेरिया के लिए। ये भी हम ऑब्जर्व कर चुके थे। थर्ड, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज द मलेरिया, यानी कि पानी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको पॉइजन कर रही है या एयर को आलूदा कर रही है। तो ये चीज़ भी हम ऑब्जर्व कर चुके थे कि वाटर पीने से कुछ भी मलेरिया नहीं हो सकता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, और प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया पेशेंट के अंदर मिल चुका है। ये 4 मेन ऑब्जर्वेशन थी जो हमें मिली। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हाइपोथेसिस। वी नो दैट द साइंटिस्ट यूजेस व्हाटएवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज मेड एंड मेक वन और मोर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या किया कि अब हमने ऑब्जर्वेशन को फार्मूलेट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू मेक सम हाइपोथेसिस। और वो हाइपोथेसिस क्या थे? द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। यानी हाइपोथेसिस क्या था कि प्लाज्मोडियम, जिसको हमने नाम दे दिया, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड के अंदर पाए गए थे, वही काज है मलेरिया की। लेकिन एक क्वेश्चन था, साइंटिस्ट डजंट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट्स इट मे बी ट्रू एंड मेक द डिडक्शंस। उन्होंने फॉर अ वाइल ये चीज़ मान ली कि हाँ, मलेरिया की काज जो है प्लाज्मोडियम ही है, लेकिन वो ये जाहिर सी बात है कि नहीं जानते थे कि ये सच है या नहीं है। वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज, अब ये प्लाज्मोडियम तो काज है, लेकिन प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है बॉडी के अंदर, ये अभी तक नहीं पता था। इफ, अब डिडक्शन क्या बनी? डिडक्शन मैंने आपको बताया था कि इफ एंड देन के लॉजिक पे बनती है। तो इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, देन all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। तो डिडक्शन क्या बनी कि अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया की, तो इसका मतलब है जितने भी पेशेंट होंगे मलेरिया के, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या था? टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन। The next step was to test the deduction through experiment which were designed as blood of 100 malaria patient was examined under the microscope। तो हमने अब क्या लिए? 100 पेशेंट के सैंपल लिए जिनको मलेरिया हो चुका था, फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। द ब्लड ऑफ 100 हेल्थी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने 2 ग्रुप बनाए, एक वो 100 पेशेंट्स थे जिनको मलेरिया हुआ है, और एक वो 100 पर्सन थे जिनको मलेरिया नहीं हुआ, वो हेल्दी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम दोनों को एग्जामिन करेंगे तो हमें डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब डिडक्शन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जो 100 पेशेंट थे मलेरिया के, उन सब में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, और जो 100 हेल्थी पर्सन है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या निकला, रिजल्ट्स क्या थे। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल malarial patient had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood after the experiment। रिजल्ट्स ये थे कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। तो इट्स मीन इट्स कंफर्म डेट कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। लेकिन क्या हुआ कि हमने जो हेल्दी पेशेंट लिए थे सो उनके भी 7 पेशेंट्स जो 7 पर्सन थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम देखा गया। तो इस बात का क्या हाइपोथेसिस बनाया गया कि प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन द इंक्यूबेशन पीरियड। यानी इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जिसके दौरान कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है, लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं करता, कोई सिम्टम्स वगैरह कॉज नहीं करता। तो इस चीज़ को हमने नाम दे दिया कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में, यानी उन 7 पर्सनस को भी मलेरिया होगा। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड द पीरियड ऑफ सिम्टम, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। The result were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। तो रिजल्ट्स ने हमें इस बात पे कन्विंस कर दिया कि जो प्लाज्मोडियम है वो वाकई ही मलेरिया की काज है। तो दिस इज द प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज, उस वक्त का अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि प्लाज्मोडियम ही काज है, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम हमारे सामने था, और वो क्या था। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। के प्लाज्मोडियम काज तो है लेकिन वो ब्लड के अंदर इंटर कैसे हो रहा है। तो बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डजंट काज द मलेरिया। यानी अभी भी स्टिल हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन इस काम की थी कि मलेरिया तो मस्ट एसोसिएट कर रहा है मार्शेस एरिया के साथ, लेकिन पानी पीने से क्या है, मलेरिया नहीं हो रहा। तो ऑब्जर्वेशंस, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस क्या है, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द वाटर ऑफ मार्शी एरिया। ये बात तो हमें पता चल गई कि प्लाज्मोडियम तो मार्शी वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू द मार्श वाटर। तो इस बात का एक अंदाजा लगाया क्या कि मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो मार्शी वाटर में आती है या उसके पास आती है, उसके पास प्लाज्मोडियम है। तो इन 1883 अ फिजिशियन F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर। तो उस वक्त का जो F.A. किंग फिजिशियन था उसने करीब 20 ऑब्जर्वेशन फार्मूलेट की, जिनमें से इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये हैं। People who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors। तो उसने ये बात ऑब्जर्व की कि वो बंदे जो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये डिजीज़ फैलती है तो फिर डिफरेंट किस्म के सर्वे होते हैं, तो उन सब के जो ऑब्जर्वेशंस में ये बात आई कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं वो उनको मलेरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो पर्सन या वो फैमिली मेम्बर्स जो इंडोर्स सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट द मलेरिया देन दोज हु डिडंट यूज सच नेट्स। तो वो लोग जो नेट्स के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू वो जो बाहर सोते हैं ओपन एयर में। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। और वो लोग भी जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता। तो ये सारी की सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन the king suggested a hypothesis: mosquito transmit the plasmodium and so are involved in the spread of malaria। यानी मॉस्किटो ही वो काज है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है ब्लड के अंदर। फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस एज टू if the hypotheses are involved in the spread, if the mosquitoes are involved in the spread of malaria, then अगर अब डिडक्शन क्या थी, हमने ये हाइपोथेसिस तो बना लिया कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है। तो इफ अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है, अब मॉस्किटो कैन गेट द प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग द मलेरियल पेशेंट। तो ये भी हो सकता है कि एक पर्सन जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ है
तो उसको अगर मॉस्किटो काटे तो उसका जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो सकता है और देन वो नेक्स्ट पेशेंट या नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। तो रोनाल्ड रोज वर्क्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द ऑब्जर्वेशन डिटेक्शन। रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे वर्किंग इन इंडिया इन 1880s परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। तो उन्होंने एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, मच्छर है, जिसको अलाउ किया कि वो एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करे, यानी जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ है। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, उस मॉस्किटो को मारा और उसके ब्लड को या उसको जो एग्जामिन किया तो हमें उसके जो स्टमक था जहाँ पे जाके ब्लड अकुमुलेट होता है तो उसके अंदर हमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होती है मिले। इट्स मीन के प्लाज्मोडियम मलेरिया के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग द प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्थी पर्सन। तो अब नेक्स्ट क्या था कि उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हम अलाउ करेंगे वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे और हमें पता चले कि उसको मलेरिया हुआ है या नहीं। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। तो अगर इन केस हमारा यह हाइपोथेसिस ठीक हो जाता तो नेक्स्ट हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो सकता था, और क्योंकि वो उस टाइम पे लीडिंग डेथ कॉज थी, यानी उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो रही थी, कोई भी इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा था कि मुझे को काटे, वॉलंटियर कोई भी नहीं था। तो बट साइंटिस्ट अवॉइड्स द यूजिंग ह्यूमन बीइंग फॉर द एक्सपेरिमेंट व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस। तो डेथ अगर हो सकती है तो फिर साइंटिस्ट इस बात को अवॉइड करते हैं कि हम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स को एक्सपोज करें। रोज यूज द स्पैरोज एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट। तो रॉस साइंटिस्ट ने क्या किया कि स्पैरोज के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट एंड द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। तो उसने क्या किया, एक स्पैरो ली जो ऑलरेडी इल थी, जिसको मलेरिया था, तो उसको बाइट करवाया किससे, फीमेल क्यूलिक्स से, और देन उसको बाइट करवाया किसको, एक हेल्दी स्पैरो से। सम ऑफ द मॉस्किटो वर किल्ड एंड स्टडीड एट द वेरी टाइम। और साथ ही साथ कुछ मॉस्किटोज को हम साथ साथ किल करके उसको स्टडी करते रहे। और देन जब उस क्यूलिक्स ने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, आफ्टर सम डेज स्पैरो इल विद मलेरिया, यानी उस स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। तो ये इस बात या इस हाइपोथेसिस को ट्रू साबित कर दिया कि भाई मलेरिया मॉस्किटो की वजह से ही हो रहा है और मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Rose found that plasmodium multiplied in the wall of mosquito stomach and then moved into the stomach salivary gland। तो वहाँ वो स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो देन salivary glands के अंदर यानी saliva थूक के अंदर शामिल हो रहे हैं और उसके जरिए वो नेक्स्ट पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। He kept some mosquito alive and allowed them to bite healthy sparrows। Rose found that the saliva of the infected mosquito contained the plasmodium and these entered the sparrow's blood। वो क्या हुआ, मॉस्किटो के saliva से एंटर हुए स्पैरोज ब्लड में और वहाँ पे जाके उनको मलेरिया का। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodium in it। तो now स्पैरोज का हमें पता चल जाएगा। अब इसको अप्लाई करना था ह्यूमंस पे। In the end of hypothesis was tested by direct experimentation on human beings in 1898। After about 16 to 18 years, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite the malarial patient। तो उसने क्या किया, एक Anopheles mosquito लिया और उसको अलाउ किया कि मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। The mosquito was kept for few days and then it was allowed to bite a healthy person। और फिर उसको हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया गया, यानी पहले मलेरियल पेशेंट को एनोफेलिस के स्टमक में वो प्लाज्मोडियम आ गया, अब वो उसके स्लाइवा में आ गया एंड देन उसको हेल्दी पर्सन से बाइट करवाया गया। अब वो ट्रांसफर होगा, वो प्लाज्मोडियम एनोफेलिस के स्टमक से ट्रांसफर होकर हेल्दी पर्सन में जाएगा और देन हेल्दी पर्सन भी क्या हो गया, उसको भी मलेरिया हो गया। द पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म्ड दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट थे, ये जो बायोलॉजिकल मेथड था, इस तरीके से हमने इस मलेरिया को स्टडी किया, मलेरिया के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और एट द एंड ऑफ दिस बायोलॉजिकल मेथड वी फाउंड दैट क्यूनाइन इज द इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया एंड मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। थैंक यू।